अपने तीसरे दिन में हम सुबह 8 बजे के करीब निकल चुके थे मिरिक से दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। मिरिक से दार्जिलिंग की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है और इस सफ़र को पूरा करने में आपको 2 घंटों का समय लगता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में से एक है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए उपयुक्त समय मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए आपको सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आना पड़ता है। उसके बाद का सफ़र आपको प्राइवेट कैब या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू करना होता है। अगर आप प्राइवेट कैब लेते हैं तो आपको 35 रुपये तक खर्च करने होते हैं। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो आपको 400 रुपये प्रति व्यक्ति देने होते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, जहां से आप अपने आगे का सफ़र प्राइवेट कैब के थ्रू कर सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी 70 किलोमीटर है, जिसमें आपको 3 घंटों का सफ़र करना होता है। अगर आप दार्जिलिंग ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आप 2 दिन में दार्जिलिंग के मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। लेप्चा जगत एक सुंदर स्थान है जो दार्जिलिंग से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपने घने चीड़ के जंगल, हरियाली और हिमालय पर्वत के शानदार दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप कंचनजंगा के बर्फ से ढकी चोटियों और आसपास के गांवों का लुभावना दृश्य देख सकते हैं। यहाँ के घने पाइन के जंगलों में ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ी फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह जगह बहुत ही शांति और सुकून देती है। अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से अप्रैल के बीच का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इन महीनों में मौसम साफ होता है, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला के स्पष्ट दृश्य देखने को मिलते हैं। दार्जिलिंग से टैक्सी लेकर 30 से 45 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं लामाहाटा पार्क में। अगर आप दार्जिलिंग से लामाहाटा पार्क आना चाहते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे लामाहाटा पार्क ये आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पाइन के लंबे लंबे और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप दार्जिलिंग का टूर करते हैं तो लामाहाटा ज़रूर आइए। लामाहाटा दार्जिलिंग का एक सुंदर और शांत गांव है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जगह मुख्य शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लामाहाटा अपने घने जंगल, सुंदर फूलों और मेडिटेशन स्पॉट्स के लिए प्रसिद्ध है। लामाहाटा में आपको बौद्ध प्रार्थना झंडों का नज़ारा मिलेगा, जो इस जगह की आध्यात्मिकता को दर्शाता है। पार्क में प्रवेश के लिए 20 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है। लामाहाटा पार्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दार्जिलिंग से टैक्सी या निजी वाहन द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो जैसा कि लोग रेनी सीज़न में या बारिश के टाइम पे पहाड़ों पे आने पे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइड की ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो अगर आप दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो बारिश के समय में ज़रूर आएँ, क्योंकि आपको ऐसा व्यू बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा किसी और समय में। तो आप कोशिश करिएगा कि बारिश के टाइम पे ज़रूर आइएगा।
तो अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के रंगीत वैली रोपवे पर। दार्जिलिंग का रंगीत वैली रोपवे एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है जो लोगों को पश्चिम बंगाल के इस खूबसूरत हिल स्टेशन का हवाई दृश्य प्रदान करता है। यह रोपवे भारत का सबसे पुराना रोपवे सिस्टम है जिसे 1968 में स्थापित किया गया था। इस रोपवे की यात्रा आपको खूबसूरत रंगीत नदी, चाय के बागान, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा देखने का अवसर देती है। रोपवे लगभग 5 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करता है। इस रोपवे की यात्रा में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। यात्रा के दौरान यह लगभग 7000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। वयस्कों और बच्चों के लिए अलग अलग टिकट दरें होती हैं। यह रोपवे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होता है, लेकिन मौसम की स्थिति के अनुसार समय में बदलाव हो सकते हैं। बात करें रोपवे की टिकट की तो 260 रुपये प्रति व्यक्ति आपको खर्च करने होते हैं। वहीं बच्चों के लिए आपको 130 रुपये देने होते हैं। रंगीत वैली रोपवे दार्जिलिंग की सुंदरता को करीब से देखने और यादगार क्षण बिताने का एक शानदार अवसर है। अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस स्पॉट पर, जहाँ पर अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो आप टेंजिंग रॉक पर आ सकते हैं, जो कि इसका व्यू कुछ इस प्रकार का है। तो अभी हम आए हैं दार्जिलिंग के फेमस जू पर, तो चलिए आपको अंदर का टूर कराते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जिसे आधिकारिक तौर पर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह चिड़ियाघर अपनी अद्वितीयता और उच्च ऊंचाई पर स्थित होने के कारण प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1958 में हुई थी और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र के लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिमालयी तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयी भालू और तिब्बती भेड़िया जैसे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह चिड़ियाघर समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे इसे विश्व के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है। सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक आप जू घूम सकते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बंदी गुरुवार होती है। अगर टिकट शुल्क की बात करें तो भारतीय पर्यटकों के लिए 110 रुपये प्रति व्यक्ति, वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए 180 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है। व 6 साल से कम बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट व चिड़ियाघर और माउंट एवरेस्ट म्यूजियम के लिए एक ही टिकट होता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान भारत का एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है। यह संस्थान भारतीय पर्वतारोही के प्रशिक्षण और विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 4 नवंबर 1954 को भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त प्रयास से हुई थी। इस संस्थान की स्थापना माउंट एवरेस्ट, सागर माता पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी की सफल एवरेस्ट चढ़ाई के बाद की गई। तेंजिंग नोरगे इस संस्थान के पहले निदेशक बने और उनकी प्रेरणा से यह संस्था पर्वतारोहण में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक आदर्श स्थल बन गई। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में विभिन्न पर्वतारोहण पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवेंचर कोर्स और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कोर्स। इस कोर्स में छात्रों को पर्वतों की कठिन परिस्थितियों का सामना करना, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, ग्लेशियर ट्रैवर्स और अन्य तकनीक कौशल सिखाया जाता है। प्रशिक्षकों में अनुभवी पर्वतारोही और पर्वतीय विशेषज्ञ शामिल हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के पीस पगोड़ा मंदिर में। दार्जिलिंग का पीस पगोड़ा मंदिर एक शांति
और सौहार्द का प्रतीक है। यह मंदिर जापानी वास्तुकला में बना है और पहाड़ों की गोद में स्थित है, जहां से सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। इसे निप्पोंजान मायोहोजी बौद्ध संघ द्वारा शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। शांति पगोड़ा का मुख्य आकर्षण यहाँ भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली मूर्तियाँ हैं, जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती हैं। मंदिर में सफ़ेद संगमरमर से बना स्तूप, जिसे शांति स्तूप कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। यह स्थल न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि शांति की तलाश में आने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। तो बेसिकली ये एक बौद्धिस्ट टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप अपने दार्जिलिंग का टूर बनाते हैं तो इस 20 पगोड़ों पे ज़रूर आके विज़िट करिएगा। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हालांकि मौसम अभी थोड़ा सा सही नहीं है, आपको हर जगह धुंध मिलेंगी, बादल मिलेंगे, लेकिन आप अगर ओपन समय में आते हैं या आप खुले मौसम में आते हैं तो आपका यहाँ नज़ारा देखने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है बतासिया लूप। और यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे टॉय ट्रेन देख सकते हैं। हालांकि हम अभी बहुत देर से टॉय ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो हमें अभी देखने को नहीं मिला है और हम देखते हैं अभी। हालांकि मौसम तो अभी बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, तो आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बहुत ही क्लाउड है हर जगह, तो मैं आपको एकदम से तो साफ़ दिखाने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप खुले मौसम में आते हैं तो आपको यही सब सारा व्यू एकदम ओपन देखने को मिलेगा, एकदम साफ़ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम बतासिया लूप पे खड़े हैं, तो यहाँ के बारे में मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमराज है, मैं हूना है, और ये सारी पिक्चरों की शूटिंग पहले हो चुकी है और हिमालयन रेलवे से रिलेटेड सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इस चीज़ों दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में आके ज़रूर यहाँ पर पढ़ें। बतासिया लूप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की सवारी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसका निर्माण वर्ष 1919 में ट्रेन की आवश्यकता अनुसार किया गया था, ताकि घूम में ट्रेन को खड़ी ढलान का सामना ना करना पड़े। इस लेन के बिना टॉय ट्रेन के लिए दार्जिलिंग को घूम से जोड़ना असंभव होता, जो सबसे ऊंचा स्थान है। इस प्रतिष्ठित बिंदु पर कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। बतासिया लूप में युद्ध स्मारक भी है, जिसे गोरखा रेजिमेंट के सम्मान में बनाया गया था। घूम रेलवे स्टेशन को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ट्रैक पर सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन नियमित रूप से दार्जिलिंग से घूम तक चलती है और लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब बात कर लेते हैं हम टिकट व बुकिंग की। अधिकांश टॉय ट्रेन यात्रा के टिकट भारतीय रेलवे के ऑनलाइन पोर्टल IRCTC से बुक किए जा सकते हैं। इस ट्रेन में शिल्पित व सैलून कोच और साधारण कोच होते हैं। विशेष रूप से जॉय राइड नामक छोटी दूरी की यात्रा भी होती है, जो दार्जिलिंग से घूम तक चलती है। और इस सफ़र में ट्रेन मुख्य व्यू पॉइंट पर रुकती है, जिसमें मुख्य आकर्षण घूम, बतासिया लूप व घूम स्टेशन म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के इतिहास को जान सकते हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन अपने अनोखे आकर्षण, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह न केवल एक यात्रा है, बल्कि इतिहास और सुंदरता का अनमोल अनुभव भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉय ट्रेन के फेयर की। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के सफ़र के लिए आपको 1500 से 2500 पर पर्सन खर्च करने होते हैं। और वहीं अगर आप दार्जिलिंग से घूम तक का सफ़र करना चाहते हैं, जिसे जॉय राइड भी कहते हैं, इसके लिए आपको 1500 से 2000 तक प्रति व्यक्ति देने होते हैं।
स्टीम इंजन की जॉय राइड की दरें ज़्यादा होती हैं क्योंकि यह ट्रेन का पारंपरिक अनुभव प्रदान करती है। इन किरायों में समय और सीज़न के आधार पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले IRCTC वेबसाइट या रेलवे बुकिंग काउंटर से पुष्टि करना उचित रहेगा। दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन की सेवाओं का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा महीना अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर है। यह वह समय है जब धुंध हटने लगती है और टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेते हुए आप बेहतर दृश्य देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के मॉल रोड पर, जिसे चौरस्ता नाम से भी जाना जाता है। मॉल रोड दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और आकर्षक स्थान है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह दार्जिलिंग के मुख्य बाजार का हिस्सा है और शहर का सामाजिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर लोग घूमने, खरीदारी करने और आराम से समय बिताने के लिए आते हैं। चौरस्ता एक चौड़ा और खुला स्थान है, जहाँ लोग आराम से बैठकर आसपास के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर बेंच और बैठने की जगह बनाई गई है, जिससे पर्यटक कंचनजंगा पर्वत और आसपास के पहाड़ी दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। मॉल रोड चौरस्ता से शुरू होती है और चारों ओर घूमते हुए सुंदर रास्तों से होकर गुजरती है। इस रोड पर कई दुकानें, कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं, जहां से आप स्थानीय हैंडीक्राफ्ट शॉल, चाय और अन्य स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। यह रोड एक शांतिपूर्ण पैदल यात्रा के लिए उपयुक्त है, जहां वाहनों की अनुमति नहीं होती है, जिससे पर्यटक सुकून से घूम सकते हैं। यहाँ पर घोड़ों की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है, जो बच्चों और परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मॉल रोड पर कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय संगीत प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की जाती हैं, जो इस जगह को और भी जीवंत बनाती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं विक्टोरिया चाय कैफ़े। दार्जिलिंग में एक खूबसूरत और लोकप्रिय जगह है, जहां लोग ताज़ा और असली दार्जिलिंग चाय का आनंद लेने आते हैं। यह कैफ़े अपनी अद्भुत चाय के अलावा आरामदायक वातावरण और स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराने के लिए भी मशहूर है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाय जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी उपलब्ध है, जो प्राकृतिक स्वाद के साथ परोसी जाती है। कैफ़े का माहौल शांतिपूर्ण होता है और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य भी देखने को मिलते हैं। दार्जिलिंग का मॉल रोड चाय के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह है और वहाँ स्थित गोल्डन टिप्स चाय शॉप एक मशहूर दुकान है। यह दुकान विशेष रूप से अपनी उच्च गुणवत्ता की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चाय उपलब्ध होती है, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी और वाइट टी। गोल्डन टिप्स चाय शॉप में पर्यटकों को दार्जिलिंग की असली खुशबू और स्वाद का अनुभव मिलता है। दुकान में टी टेस्टिंग की भी सुविधा है, जिससे ग्राहक अलग अलग किस्मों की चाय का स्वाद चख सकते हैं और अपने पसंदीदा फ्लेवर का चयन कर सकते हैं। इस शॉप में दार्जिलिंग के चाय बागानों से सीधे लाई गई चाय मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसके अलावा यहाँ कई पैकेट चाय की वैरायटी भी उपलब्ध है, जिन्हें ग्राहक अपने साथ घर ले जा सकते हैं या उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। केसर इलायची, ये अदरक इलायची, ये कौन सी है? अदरक इलायची। अदरक इलायची। हाँ, ऐसे मिला जुला के लेकिन ये सब मसाला है। मसाला सिंपल है मसाला। लौंग है, दालचीनी है, इलायची। ये भी अदरक वाली चाय है, लेकिन इससे थोड़ा कम टेस्ट है। 170 रुपये 100 ग्राम और ये 190 रुपये 100 ग्राम। आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है यहाँ मेरे हिसाब से
आप मसाला चाय या फिर केसर इलायची वाली, दोनों में से एक ले सकते हैं। इन दोनों में से। इसमें क्वांटिटी कम है, ये कम है क्या इसका वेट? ये सेल के लिए नहीं है सर, आपको पैकेट में मिलेंगे, ये सैंपल है। अच्छा, ये बॉक्स देंगे या? ये बॉक्स अच्छा, सैंपल है। अच्छा, ठीक है, देख लो, ले लो जो समझ आए। प्राइस भी इसके ऊपर लिखा है। तो अभी हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के मॉल रोड पर और हम अभी खड़े हैं लैंडीज कैफ़े में, जो यहाँ का बहुत ही फेमस कैफ़े है। अगर आप यहाँ पर आकर विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने आखिरी दिन को एक्सप्लोर करने के लिए हम आ जाते हैं ग्लेनरीज कैफ़े। यह कैफ़े दार्जिलिंग का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कैफ़े है जो अपने बेहतरीन माहौल, स्वादिष्ट बेकरी आइटम्स और कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। यह कैफ़े मॉल रोड के पास स्थित है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर पेस्ट्री, केक, पिज़्ज़ा और अन्य फास्ट फूड आइटम्स के अलावा स्थानीय स्वाद भी चखने को मिलता है। ग्लेनरीज की खासियत है इसका ब्रिटिश युग का आर्किटेक्चर और शांत सुकून भरा वातावरण, जहाँ बैठकर लोग प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत का नज़ारा भी देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बना देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दार्जिलिंग घूमने में आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। अगर सिलीगुड़ी से या मिरिक से आप दार्जिलिंग के लिए प्राइवेट कैब लेते हैं और दार्जिलिंग के मोस्टली टूरिस्ट प्लेस को कवर करना चाहते हैं तो आपको 4500 से 5000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप प्राइवेट कैब बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ड्राइवर का नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके अपने दार्जिलिंग ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। वहीं बात करें होटल की, तो आप चौरस्ता बाज़ार के आसपास होटल ले सकते हैं, जहां से आप आसानी से मॉल रोड तक पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हैं। होटल की प्राइस की बात करें तो 2500 से 3000 तक के प्राइस में आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। इसके अलावा हम दार्जिलिंग ट्रिप में होटल खर्च की बात करें तो अगर आप कपल हैं तो 8000 से 9000 में आप अपने दार्जिलिंग ट्रिप को आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे मिरिक और नेपाल ब्लॉग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने दार्जिलिंग के मोस्टली प्लेसेस को कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।